आज के इस ऑनलाइन कक्षा प्रशिक्षण में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण है गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, अध्याय है, जिसको हम लोग देखने जानने का प्रयास करें। पिछले कक्षाओं में आपको जो भाषाई कौशल है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, उसके ऊपर बातचीत की गई है। इस कक्षा में हम ये बातचीत करेंगे कि गद्य और पद्य में मुख्यतः अंतर क्या है, उसके क्या शिक्षण के उद्देश्य है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले गद्य शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य है, जब हम गद्य का शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या उसके उद्देश्य है, क्या उसके लर्निंग आउटकम है, शिक्षण प्रतिफल होंगे, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। जो इसमें होगा उससे इसकी तुलना कर लेंगे पद्य वाले का, तो दोनों स्पष्ट हो जाएगा। पहला है शब्द भंडार में वृद्धि। गद्य चूंकि जीवन संघर्ष की भाषा है और जब 18वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्रांति होता है और जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन आता है तो गद्य का आविर्भाव होता है। उसके पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक जो है पद्य की प्रधानता थी, लेकिन जीवन के संघर्षों को व्यक्त करने के लिए गद्य की जरूरत पड़ी। भारतेंदु को गद्य का जनक माना जाता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी से होते हुए परंपरा आगे बढ़ती है। और यही इसी बात के लिए कहा गया है कि जो किसी व्यक्ति की भाषा को अगर जांचना है तो उसके गद्य को जाने, और अगर गद्य को जांचना है तो निबंध को जाने, क्योंकि निबंध जो होता है किसी भी गद्य का परिनिष्ठित परिमार्जित रूप होता है। शब्द भंडार में वृद्धि। गद्य शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये है कि शब्द भंडार, जो वर्ड वोकेबुलरी है, शब्द संपदा है, शब्द पावर है, उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं। अधिक से अधिक लोकोक्तियां, मुहावरे, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेक प्रकार के शब्दों से छात्रों की जो मन का जो दायरा है, जो मस्तिष्क की जो आयाम है, उसमें अनेक से अनेक प्रकार के शब्दों का डालना, जिससे वो अपने जीवन के जो व्यक्ति है, जो विषय से संबंधित व्यक्ति हो, उसको आसानी से प्रकट कर पाए। दूसरा है भाषा ज्ञान से संबंधित वृद्धि। गद्य में भाषाई शुद्धता सर्वोपरि दी जाती है। कविता में एक स्तर तक ये बात चल सकती है कि थोड़ी अशुद्धता भी रहेगी। अशुद्धता से मतलब है कि पूर्णतः परिनिष्ठित नहीं है, व्याकरण के दृष्टिकोण से सही न होते हुए भी अगर वो भाव के दृष्टिकोण से सही है तो पद्य में चलेगा। लेकिन गद्य में भाषा संबंधी शुद्धता को, भाषा संबंधी ज्ञान को, व्याकरणिक ज्ञान को अत्यंत महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि गद्य के जो सामान्य उद्देश्य है, जो जनरल स्पेसिफिक है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें ये तय किया गया है कि भाषा संबंधी जो ज्ञान है, जो ग्रामर संबंधी ज्ञान है, उस पर बल दिया गया है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। कैसे बढ़ा सकते हैं? हम भाषाई कौशलों का विकास करके, भाषा के अभिव्यक्ति का अधिक से अधिक अवसर दे करके, व्याकरणिक जो कोटियां हैं उनका ज्ञान करा करके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय जितने भी हैं उनके हम रूपों को, प्रयोगों को बता करके इस बात को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला है क्रमबद्ध और तार्किक चिंतन की योग्यता। क्योंकि गद्य जीवन संघर्ष की भाषा है और आधुनिक युग में अगर हमें अपनी बात को तुरंत रखना है तो तार्किक होनी चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। क्योंकि ये वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिकता की सबसे बड़ी प्रामाणिकता ये है कि वो क्रमबद्ध हो और तार्किक हो। बिना क्रमबद्ध और बिना तार्किक बात को आज के समय में कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसीलिए जो भी हम बात बोले या बालक जब बोलेगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि वह क्रमबद्ध हो और तार्किक हो। तो इन दोनों गुणों का, इन दोनों मनोवांछित गुणों का विकास करने के लिए, चिंतन की योग्यता को विकसित करने के लिए गद्य का शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, जिसमें जो उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, अनेक अनेक विधाएं हैं जिनका अध्ययन करने के बाद, पठन करने के बाद विद्यार्थी में क्षमता आ जाती है कि वो अपनी बात को क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से रख पाए। अगला है चरित्र निर्माण। संपूर्ण साहित्य का, बल्कि गद्य का ही नहीं, संपूर्ण साहित्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जो हमारा अध्येता है, जो हमारा बालक है, जो श्रोता है या पाठक है, उसका जो चरित्र है वो उज्जवल हो या निर्मित हो, उत्तम क्वालिटी का हो। कैसे हो? क्योंकि जो हम साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य का सीधा सीधा अर्थ है कि जो सबके हित की बात करता है।
जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते हैं, बल्कि उन बातों को जी रहे होते हैं, उन शब्दों को, उन कही गई जो मर्म है उनको अपने हृदय गम कर रहे होते हैं, उनको महसूस कर रहे होते हैं। और यही एक अध्येता की सबसे बड़ी विशेषता है या विद्यार्थी की, वो जब उस चीज को पढ़े तो अपने अंदर जिए। हम प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ रहे हैं, कहानियों को पढ़ रहे हैं उनके, तो उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में ले, ये तब जाकर उसके साथ आता है, नहीं तो सिर्फ पढ़ने ही तक रह जाएगा। तो चरित्र का निर्माण सबसे सर्वोपरि दिया गया स्थान, कि चरित्र का निर्माण कर पाए। अगला है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन। जब हम सामान्य उद्देश्यों में आएंगे गद्य के, तो जब तक हम अपनी बात को सही सही से बोल नहीं पाए, जो अव्यक्त कौशल है, जो बोलने का कौशल है, अगर हम शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं करा पाए और या शुद्ध रूप से लिखने के लिए लेखन गुण का विकास नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों जो है उच्चारण करना और लेखन करना, ये दोनों अभिव्यक्तात्मक कौशल है, एक्सप्रेसिव जो स्किल है भाषा के, लैंग्वेज के। तो बालक के अंदर, विद्यार्थी के अंदर हमें अपनी बात को क्रमबद्ध तार्किक रूप से, चिंतन तरीके से, भाषाई शुद्धता के साथ, शब्दों की प्रचुरता के साथ अपनी बात को कह पाना, रख पाना, लिख पाना, अभिव्यक्त कर पाना ही गद्य का सामान्य उद्देश्य। इसी क्रम में हम अब गद्य शिक्षण के बाद पद शिक्षण पे आएंगे कि पद शिक्षण का क्या उद्देश्य है। आचार्य, संस्कृत के एक बहुत बड़े आचार्य हुए आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्य, यानी काव्य वही होगा, कविता वही होगा जिसमें रस होगा, जिसमें आनंद की अनुभूति होगी। और आचार्य जगन्नाथ ने उससे भी आगे बढ़ के कहा है कि रमणीय अर्थ प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य कहते हैं। तो पद्य का उद्देश्य जो होता है, पहला उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सौंदर्यानुभूति कराने की क्षमता। जो लेखन क्षमता में सौंदर्य है, भावों के व्यक्ति में जो सौंदर्य है, कोई भी वस्तु में सौंदर्य नहीं था, बल्कि देखने वाले की कोण में, देखने वाले के नजरिए में, देखने वाले की दृष्टि में सौंदर्य होता है। अगर वो आपके पास है तो आप सहज हैं, सहृदय हैं और कवि हैं, और अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो विशेषता है पद की, कि सौंदर्य को अनुभूति करने की क्षमता का विकास करना है। अब ये कहाँ से विकसित होगा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जो बालक है उसको, जो उसकी टूटी फूटी भाषा है, जैसी भी भाषा है, उसमें उसको रखने की, उसको व्यक्त करने की आजादी दे, कि वो अपनी बात को कह पाए। तो सौंदर्यानुभूति की जो क्षमता है वो किसी भी व्यक्ति को अलग करती है, दूसरे से भिन्न करती है, सृजनशील बनाती है, संवेदनशील बनाती है। और साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम दूसरे के दुख को देख करके परदुख कातर हो सके, हम उस संवेदना को महसूस कर पाए। ये एक साहित्यिक कार्य की विशेषता होती है, कवि के हृदय में ही संभव है। तो सौंदर्य की अनुभूति करने की क्षमता। दूसरा है लय, ताल और भावानुरूप कविता का पाठ कर पाना। जो आप मेन जो चैप्टर में है सबकी लय एवं उतार चढ़ाव, ये ताल है के साथ वो पढ़ना बोलना। उसी तरीके से जब कविता का हम वाचन कर रहे हो, कविता को पढ़ रहे हो, तो उसकी क्या जो लय है, किस प्रकार की कविता है, कौन सा भाव उसमें प्रमुख है, हास्य रस है, करुण रस है, शोक रस है, वीर रस है, जैसा उसमें भाव होगा उसी के अनुरूप लय और ताल के साथ, उसमें छंदों की क्रमबद्धता के साथ, आरोह अवरोह के साथ, स्वराघात बलाघात के साथ हम जब उच्चारण करते हैं, कविता का पाठ करते हैं, तो कविता के उद्देश्य को हम प्राप्त करते हैं। यानी कविता सिर्फ केवल शब्दों को लिखने मात्र का और उच्चारण करने से नहीं होगा, बल्कि उस भावों को जीने का नाम कविता है। कम से कम शब्दों में बात को रखना ही कविता है। तो कविता में सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें लय है, छंद है, ताल है और भाव है, उसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है, तब वो कविता है। नहीं तो फिर गद्य में और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। भले कोई इसमें छंद ना हो, लेकिन एक लय जरूर होगा, एक आंतरिक लय उसमें बनी रहती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि कविता में रुचि उत्पन्न करना और काव्य रचना के लिए प्रेरित कर पाना या उसको प्रभावित कर पाना। जब कविता हम पढ़ा रहे हो तो उसका उद्देश्य है कि जो बालक है उसके अंदर कुछ सृजन करने की, कुछ रचने की, शब्दों के द्वारा ऐसी रुचि उत्पन्न कर पाना, और जिससे वो काव्य रचना के लिए भी प्रेरित हो पाए। तो ये कुछ कविता के जो है शिक्षण के उद्देश्य है। अगला जो इसमें है पढ़ना और बोलना। तो पढ़ना बोलना को दूसरे शब्दों में हम पठन एवं वाचन कौशल भी कहते हैं। इसी को मौखिक एवं वाचिक कौशल के भी नाम से जाना जाता है।
और इसी को अभिव्यक्ति कौशल के नाम से जाना जाता है। शब्दों को हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या है। कभी कोई प्रश्न पूछता है कि अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसमें पठन कौशल या पठन एवं वाचन कौशल की बात कही जा रही है, मौखिक एवं वाचिक कौशल की बात की जा रही है। ये शब्द एक ही है, अलग अलग तरीके से प्रयोग हो रहे हैं। तो पढ़ना और वाचन कौशल की विशेषता ये है कि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उसकी जो स्वाभाविकता है, उसका जो अर्थ है, वो सुनने वाले तक पहुंच जाए, ये बोलने की सबसे बड़ी विशेषता है। और पढ़ने का अर्थ ये है कि जो लिखा है हम उसका अर्थ समझ लें, ये हमारे पढ़ने की समझ है, पढ़ने की विशेषता है कि हम जो बात पढ़ रहे हैं वो हमारे हृदय गम्य हो जाए, हम समझ पाए, उसका अर्थ निकाल पाए, ये हमारी पठन कौशल की विशेषता है। इस पे अलग से आपसे बातचीत की गई है कक्षा में, तो इसको पुनरावृत्ति न करते हुए मैं इसी पे बात रखूंगा। और प्रश्न जो बनेंगे आपके लिए इससे दो कि गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को रेखांकित कीजिए, उसी तरीके से पद शिक्षण के उद्देश्य एवं इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। तीसरा प्रश्न ये है कि इन दोनों में अंतर आपको बताना है, गद्य शिक्षण और पद शिक्षण, या गद्य और पद्य में क्या अंतर है, इसको रेखांकित कीजिए। ये 3 प्रश्न हैं, तीनों का आपको जवाब लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। और अगर कोई इसके बावजूद भी आपको कोई अस्पष्ट स्थिति हो या डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में आप अपनी बात को रख सकते हैं। धन्यवाद।